नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। हर की पैड़ी पर होगा भव्य ड्रोन शो। सीएम धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे मौजूद। हरिद्वार के 50 घाटों पर जलेंगे दीप। 3,50,000 दीपक जलाए जाएंगे। प्रसिद्ध भजन गायक का होगा ये कार्यक्रम। कन्हैया मित्तल सजाएंगे भजन संध्या। मालवीय घाट पर होगा कार्यक्रम। तो राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर की पैड़ी पर भव्य ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। 3,50,000 दीपक इस दौरान जलाए जाएंगे। सीएम धामी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी इस आयोजन में शामिल होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत के दावे ठोक रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी को इस बार जनता सबक सिखाएगी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ के प्रति स्नेह का बेहद स्नेह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनता को दिया गया भरोसा। केदारनाथ की जनता बीजेपी को प्यार देने वाली है। इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत का आधार है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि विपक्ष भले ही गुमराह करने की राजनीति कर ले, लेकिन जनता बीजेपी को विजयश्री दिलाने का काम करेगी। तो केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जनता क्या कुछ जनादेश देती है, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने केदारनाथ के विकास के लिए काम किया है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 6 बार जो केदारनाथ में आए। जब भी केदारनाथ में आए, केदारनाथ के तमाम विकास कार्यों की समीक्षाएं की। जब भी मुख्यमंत्री जी उनको मिलने जाते हैं तो वो जरूर केदारनाथ के कामों के बारे में और केदारनाथ में किस प्रकार से पुनर्स्थापना के और विकास के काम चल रहे हैं उनके बारे में जरूर पूछते हैं और समीक्षाएं भी करते हैं। निश्चित रूप से केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से हमने काम किए हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतने वाली है। और निश्चित रूप से केदारनाथ की जनता को पता है कि विकास के साथ उनको रहना है। और आप देखिएगा 23 तारीख को पूरी केदारनाथ की जनता मतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से जिताने वाली है। वही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और अन्य सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद जितने उपचुनाव हुए उन सभी चुनाव में परिवार के सदस्य को ही टिकट दिया गया है। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जीत होगी क्योंकि वह मूल निवास भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है और प्रखर वक्ता है। केदारनाथ उपचुनाव जो है एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के परिवार कोई एमएलए है और उसके आकस्मिक निधन हुआ और उसके परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। मुझे लगता है पहली बार ही ऐसी बात है। और सरकार जो है संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, ये बात निकलकर पहले से आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां के कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों चाहे अन्य हो, उनको भी वहां सरकार ने जबर लगाया है। तो देखिए, चुनाव एक स्वच्छ प्रक्रिया है, उसे स्वच्छ रहने देना चाहिए और जनता जिसको तय करेगी, क्योंकि इस चुनाव से कोई सरकार बननी या बिगड़नी नहीं है, लेकिन एक संदेश की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने कमर कसर के लगे हुए हैं। मनोज रावत जो है कि ईमानदार छवि के हमारे नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं। भू कानून जैसे जो आज मूल निवास भू कानून जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी जानकारी और
इस पर प्रखरता से पहले से बोलते हुए आए हैं। तो जनता समझ रही है केदारनाथ की जनता की आज जरूरत है मनोज रावत जी की। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है, दोनों ही तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो अभय, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो आमने सामने है दोनों ही पार्टियां, दोनों दिग्गज पार्टियां हैं और ऐसे में दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर भी जारी है। 20 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है, रैलियां भी की जा रही है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है, दोनों ही तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो आमने सामने है बीजेपी कांग्रेस और मुख्य मुकाबला केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच ही देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही है। शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और ऐसे में बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और हालांकि ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद सियासी हलचल और भी तेज हो गई। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और अब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो तलवार है वो और भी बयानबाजी की जो तलवार है वो तीखी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो अंतिम चरण में है, यानी आखिरी एक सप्ताह बचा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर की जो राजनीति है वो काफी तेज यहाँ पर हो चुकी है। साथ में जो डिनर पॉलिटिक्स है, यानी एक दूसरे के घर जाकर खाना खाना, जनता को लुभाना, यानी जनता के जो मुद्दे उन मुद्दों पर उनको लामबंद करने का काम इस समय पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर कर रही है। मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में ही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि दोनों ही दलों के जो नेता है वो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसको भी बड़े सादगी के साथ बड़े तेज करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। केदारनाथ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर कर रही है। साथ में बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि जो अभी तक का जो सबसे बड़ा राहत की जो खबर कही जा सकती है यह है कि उनकी बूथ स्तर तक की जो कमेटियां उनका गठन वहां पर हो चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने बूथ स्तर की कमेटियों को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो इन दिनों सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रदेश की जो केदारनाथ की जो जनता, उस जनता को अपने प्रति लामबंद करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी जो प्रचार प्रसार है उसमें पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोयल वो वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरी चुनाव की जिम्मेदारी उनके पास में वहां पर है। पार्टी के जो विधायक है, बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला हो या प्रधान विधायक विक्रम सिंह नेगी हो, वो दोनों वहां पर कमान संभाल रहे हैं। पार्टी के जो प्रत्याशी है मनोज रावत उनके पक्ष में वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी केदारनाथ का दौरा करके यहाँ पर आ चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेहरा भी वहां पर गए थे, वो भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे थे। नेता प्रतिपक्ष भी जुटे हुए थे। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां का दौरा करके आ चुके हैं। इस समय कह सकते हैं कि पार्टी के जो दूसरे जो विधायक के जो प्रत्याशी हैं जिनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है मंडल स्तरों की और बूथ स्तरों की, सेक्टर की, वो वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो चुनाव प्रचार प्रसार है उसकी धार को कम ना यहाँ पर किया जा सके, बल्कि उसको बढ़ाने का काम हो सके। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है ऐसे में जनता को लुभाने के प्रयास भी वहां पर काफी कुछ किए जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इस समय दोनों ही दलों के लिए जो इस समय मुख्य जो केंद्र बिंदु नजर आ रहा है वो है बीजेपी की जो संभावित जो प्रत्याशी रही थी इस चुनाव में, जिनको टिकट नहीं मिल पाया, दिवंगत विधायक शैला रानी की पुत्री ऐश्वर्या रावत, उनके पास इस समय सभी दलों के नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं।
चाहे वो खाने की पॉलिटिक्स का हो या फिर दूसरे उनके घर पर बैठकर बातचीत हो रही है, यानी और अगर उनका समर्थन मिलता है तो फिर वहां पर जो सियासत है वो नए करवट बदलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि लगातार सियासत का ये मंजर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो एक आरोप भी उपनेता प्रतिपक्ष ने लगाया है और प्रदेश सरकार पर सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग का ये आरोप लगाया गया। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, कांग्रेस शुरू से ही इन सब चीजों को लेकर अपनी आशंका जाहिर कर चुकी है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा का जो उपचुनाव रहा है उसमें भाजपा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में केदारनाथ का जो विधानसभा का जो उपचुनाव है वो उनके लिए साख का सवाल है और उसे जीतने के लिए बीजेपी हर प्रयास यहाँ पर मुमकिन करने का काम यहाँ पर करेगी। इसीलिए कांग्रेस शुरू से ये चीज कहती हुई नजर आ रही है कि सरकारी मशीनरी का, सरकार के जो प्रशासनिक अमले का, उनका दुरुपयोग करने का काम सत्ताधारी दल की तरफ से केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में किया जाएगा। और कांग्रेस के नेता बार बार इस चीज का जिक्र भी वहां पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से वहां पर प्रशासनिक अधिकारी काम वहां पर कर रहे हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासन के अधिकारी हो, वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि सरकार के दबाव में, सत्ता के दबाव में बीजेपी इस समय इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती है ताकि इस चुनाव को जीत कर बीजेपी अपना एक सुखद संदेश देने का काम यहाँ पर कर सके और जो हार का सिलसिला चला है पिछले दो उपचुनावों से उसको यहाँ पर पलटने का काम किया जा सके। लगातार सियासत तेज है और ये बीजेपी के लिए साख का सवाल है। सवाल ये भी है अब है, क्योंकि जिस तरीके से ऐश्वर्या रावत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, एक मुख्य दावेदार वो मानी जा रही थी, 99% वो चांसेस बता रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। ये कितना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि इस समय बीजेपी ने अपनी परिपाटी के विपरीत जाकर यहाँ पर टिकट देने का काम किया है। पिछले उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो पिथौरागढ़ का उपचुनाव रहा हो, आपका कपकोट का रहा हो या फिर सल्ट विधानसभा का रहा हो, थराली का रहा हो, देहरादून में कैंट विधानसभा का रहा हो, यहाँ पर बीजेपी ने उस परिपाटी को अपनाया था कि जो दिवंगत जो विधायक रहे उनके परिवार या उनके पुत्र या पुत्री में से किसी को टिकट देने का काम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है। यही वजह नहीं कि इस बार ऐश्वर्या रावत के टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पर जताई जा रही थी और उस बात के लेकर दावे भी यहाँ पर कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार उस परिपाटी को बदलने का काम यहाँ पर किया और जो केदारनाथ की जो पूर्व विधायक आशा मोटियाल उनको टिकट देने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया था और ऐश्वर्या रावत को टिकट दे दिया गया था। तो जनता भी इसे कह सकते हैं कि जो दिवंगत विधायक के साथ यहाँ पर जुड़ी थी वो इस बात को समझने के लिए उनको मनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि बीजेपी इस चुनाव को बड़े अंतर से यहाँ पर जीत सके। अगर ऐश्वर्या रावत का साथ नहीं मिल पाता है या जो पूर्व में जो बागी कैंडिडेट रहे बीजेपी के कुलदीप उनका अगर साथ बीजेपी को नहीं मिलता है तो फिर बीजेपी इस चुनाव को भी हार की कगार पर ले जाने का काम यहाँ पर बीजेपी के लिए हो सकता है। इसीलिए बीजेपी उनको मनाने का काम यहाँ पर करिए। कोशिश यही रहती है कि बीजेपी का जब भी कोई बड़ा नेता इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आता है तो ऐश्वर्या रावत के पास जाने का काम अवश्य करता है, उनसे बातचीत की तरफ से करता है, तो उन्हें भरोसा देने का काम किया जाता है कि पार्टी उनके साथ में है, सरकार उनके साथ में है और जो भी कुछ होगा उसमें उनकी राय जरूर यहाँ पर ली जाएगी। जी बिल्कुल अभय, ऐसे में लगातार ऐश्वर्या रावत से समय मुलाकात करें और पूरे टिकट ना देने के मामले पर सियासत भी तेज है। अब है सवाल यह भी है क्योंकि जिस तरीके से मैंगलोर उपचुनाव हो या फिर बद्रीनाथ उपचुनाव हो बीजेपी हार गई, ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है, वो कितनी खास? देखिए, बीजेपी की एक शुरू से ही एक रणनीति यहाँ पर रही है, बूथ जीता चुनाव जीता। उसी आधार पर इस समय बीजेपी ने इस केदारनाथ उपचुनाव के लिए भी चंपावत चुनाव का जो मॉडल था उसको अपनाने का काम यहाँ पर किया। यानी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जो रणनीति है वो इस समय अपनी नई रणनीति के साथ यहाँ पर चलने का काम यहाँ पर कर रही है। कोशिश यही है बीजेपी की कि बूथ जीतने के साथ साथ में जो संगठन है, बूथ स्तर का जो संगठन मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने का काम अवश्य यहाँ पर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट इस उपचुनाव में यहाँ पर हो सके और बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतने का काम यहाँ पर कर सके। और उसके लिए बीजेपी ने कह सकते हैं कि अगर हम पूरे विधानसभा के आंकड़ों को अगर हम देखें, पूरे विधानसभा के परिस्थितियों को हम देखते हैं तो बीजेपी ने इस विधानसभा के 5 मंडलों में 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। यानी हर मंडल में एक कैबिनेट मंत्री है। इसके अलावा 200 से ज्यादा पदाधिकारी जो पार्टी संगठन के जो प्रदेश पदाधिकारी है विभिन्न दायित्व जो निभा रहे उनको यहाँ पर चुनाव की कमान यहाँ पर दी हुई है। यानी हर सेक्टर में 2 से 3 पदाधिकारी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लगा दिए गए हैं।
बूथ स्तर के तक के लिए जो संयोजक की जो भूमिका अदा कर रहे हैं, जो चुनाव के जो प्रभारी, अभय कैंतुरा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नैथानी जी आपका। जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखें, मतदान की तारीखें नजदीक है, सियासत भी अपने रंग में ढलता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव में, हर चुनाव में यही होता है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस तरह तरह के आरोप भी लगा रही है, खासतौर पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का ये आरोप। देखिए, ऐसा है कि ये जो केदारनाथ चुनाव है, ये केदारनाथ का चुनाव जो है, ये धामी सरकार की इज्जत का सवाल बन गया है। और जो वहां पे जनता का जो रिएक्शन आ रहा है इनके प्रति, इससे इनकी बेचैनी बढ़ गई है। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि किसी धार्मिक स्थान को की शिला उठा करके दूसरे स्थान पर पूजने के लिए ले जाते हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला मुख्यमंत्री निकला जिसने की, और बोलते हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है उसको दूसरी जगह स्थापित करने का ये कुकृत्य जो इन्होंने किया, इसका फल बाबा केदार इनको जरूर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, यात्रा चलती है 4 धाम की। केदारनाथ यात्रा में आज से 3 साल पहले मैंने भी बोला था कि ये जो यात्रा का सिस्टम है इसको जरा सुधारो। इस बार जो यात्रा चली, इन्होंने क्या किया कि यात्रियों को आपके जो इसके तहकीकात के नाम पे रोका ऋषिकेश में, और उसके बाद जो है व्यवस्था ऊपर नहीं की, कहा दूसरी तरफ चले जाओ। तो इससे जो है वो हमारे यहाँ के जो उस ट्रैक के केदार घाटी के जो यात्री, जो लोग काम करने वाले थे, रोजगार थे, उनके पेट पे लात मारी। तीसरी बात यह है कि केदारनाथ में जो भी काम हुआ वो हमारे शासनकाल में हुआ जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। नैथानी जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 2 टीमों में काम कर रही है। एक टीम उपचुनाव को जिताना चाहती है तो दूसरी टीम उपचुनाव को हराना चाहती है। इसमें सत्यता कितनी है, या बस ये आरोप? देखिए, ऐसा है कि ये खुद अपने कर्म से अपने आप मरेंगे। इनके ऐसे कर्म कर रखे। देखिए, इस समय बीजेपी ने जो निर्णय लिया, जहाँ पे कोई सिटिंग विधायक है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार के आश्रित को इन्होंने टिकट दिया। चाहे कुमाऊं में ले लो, चाहे गढ़वाल में ले लो, चाहे देहरादून ले लो, कहीं भी ले लो। लेकिन इस बार इन्होंने जो है वहां पर जो शैला रानी रावत जो हमारी बड़ी बहन थी, वो दिवंगत हो गई, उनके परिवार के बच्चे को टिकट नहीं दिया, और टिकट उनको दिया जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की। तो उस दृष्टि से जो वहाँ केदारनाथ का जो माहौल, नैथानी जी, अभी जो भी उनकी रणनीति है, बीजेपी की जो भी रणनीति है वो सफल होती है नहीं होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मंत्री प्रसाद नैथानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अभय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वही खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मचारियों का सचिवालय कूच आज होगा। परेड मैदान से करेंगे सचिवालय कूच। कूच के बाद मांगों पर कार्रवाई की करेंगे मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे हड़ताल। उपनल संघ में 22,000 से ज्यादा कर्मचारी समान काम पर समान वेतन की मांग की जा रही है, और नियमितीकरण की मांग पर आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो मांग पूरी नहीं होने पर सचिवालय कूच किया जाएगा। उपनल कर्मचारियों का सचिवालय कूच होगा आज, और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो परेड मैदान से सचिवालय कूच करेंगे। कूच के बाद मांगों पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की जाएगी। तो उपनल संघ में 22,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और सभी बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, उपनल कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से अब वो सचिवालय कूच करने के इरादे से
अब आगे बढ़ेंगे अपनी मांगों को लेकर। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि नियमितीकरण की मांग और समान काम के लिए समान वेतन की जो मांग है, जिसको लेकर लंबे समय से आंदोलनरत उपनल के कर्मचारी है, कई बार आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं और अंततः ये कह सकते हैं कि उपनल के कर्मचारियों ने इस मांग पर हाईकोर्ट में जो बयान दाखिल की थी उस पर भी उन्हें सफलता यहाँ पर मिल चुकी है। हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को नियमितीकरण के आदेश यहाँ पर दिए जा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई अमल यहाँ पर नहीं हो पाया। यही वजह कि उपनल के जो 22,000 से ज्यादा के जो कर्मचारी है वो इतना आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आज उनकी तरफ से परेड मैदान से सचिवालय कूच करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। सरकार को जगाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा कि सरकार हाईकोर्ट के उन आदेशों का पालन यहाँ पर करें जो हाईकोर्ट की तरफ से उनके नियमितीकरण के संबंध में यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो कर्मचारी हैं जिनको 10 साल से ऊपर का समय यहाँ पर हो चुका है, विभिन्न सेवाओं में काम करते हुए, विभिन्न विभागों में काम करते हुए, उनको नियमित करने का काम यहाँ पर किया जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों की एक मांग जो लंबे समय से चली आ रही है कि समान काम का समान वेतन यहाँ पर होना चाहिए, उस पर भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया। ऐसे में यही वजह है कि जो उपनल के जो कर्मचारी हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आज उसी आक्रोश के चलते सचिवालय घेराव का उनका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। शाम तक कह सकते हैं कि उपनल कर्मचारियों ने शासन के अधिकारियों को एक समय अवधि यहाँ पर दी है कि अगर आज शाम तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता तो फिर कल से जो उनकी हड़ताल होगी वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आप ही कह सकते हैं कि एक वार्ता का रास्ता अभी यहाँ पर खुला हुआ है और शासन के अधिकारी इन सब चीजों को लेकर जो उपनल कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेकर उपनल के कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। जल्द ही किसी ठोस ऐसे में चेतावनी दी गई है उपनल कर्मचारियों के द्वारा, अगर उनकी मांग नहीं पूरी गई तो आगे हड़ताल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्स ऋषिकेश में सर्वर ठप हो गया है, 2 दिन में सैकड़ों मरीज परेशान हैं। एम्स ऋषिकेश का हाल बेहाल हो चुका है सर्वर ठप होने के कारण। मरीज और परिजन बेहद परेशान है, मरीजों को डिस्चार्ज कराने में भी परेशानी आ रही है। 2 दिन से डिस्चार्ज नहीं किए गए हैं कई मरीज, जरूरी मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित है। एम्स प्रशासन नहीं दे रहा इस पूरे मामले पर कोई जवाब, तो 2 दिन से सैकड़ों मरीज परेशान हैं। एम्स ऋषिकेश का हाल बेहाल नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्योहार को मनाते हैं। इगाश भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा है कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गाँव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।